गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं बच्चे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नामकरण पद्धति को। ठीक है, द्विनाम पद्धति को। ठीक, द्विनाम पद्धति को हमने इसमें देखा था ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जो अगर वो प्लांट्स होंगे तो उनका नामकरण कैसे होगा, ICBN के थ्रू होगा। अगर वो एनिमल हैं तो उनका नामकरण कैसे होगा आपका ICZN के द्वारा। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन। आज का जो हमारा टर्म है वो है वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जीवधारियों को उनके लक्षणों के समानता, ठीक है, उनके लक्षणों की समानता और असमानता, ठीक है, असमानता के आधार पर क्या करेंगे के आधार पर कैटेगराइज करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं बहुत प्रकार की क्या है, यहाँ पर चिड़ियाएँ आपको दिख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो ये क्या है कि है तो चिड़ियाँ ही, ठीक है, पक्षी वर्ग है, लेकिन इसमें भी क्या है आपकी बहुत सारी क्या है अलग अलग वेराइटीज़ की चिड़ियाँ हैं। ठीक है, ऐसे दूसरे चित्र में देखिए द्विनाम पद्धति जो हमने बात करी थी वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। और उन्होंने दो चीज़ कही थी, एक क्या था इसमें वंश और दूसरी क्या थी आपकी जाति। ठीक है, तो वंश और जाति क्या हो गया कि इन दोनों से ही के बेसिस पर ही किसी भी जीव या प्लांट्स का नामकरण किया जाता है, जिसको बाइनोमियल सिस्टम यानी कि द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था इस फोटो को कि हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर क्या है 1.7 to 1.8 मिलियन जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। तो इतने बड़े समूह में, ठीक है, इतने बड़े लाखों करोड़ों मिलियन की जो संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे, जीवों को कैसे पहचानेंगे, कैसे उनको उनके गुणों के आधार पर या समानता और असमानता के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। तो यही चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव जंतु और प्लांट्स हैं। ठीक है, तो उनको ही उनके समानता और असमानता के आधार पर ही क्या करना, कैटेगराइज करना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि 1.7 to 1.8 मिलियन है। अब यहाँ देखिए इंसेक्ट, देखिए वेराइटीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए वर्टिब्रेट्स है तो वर्टिब्रेट्स जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, लेकिन इसके भी क्या है अलग अलग वर्ग हैं, मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, रेप्टाइल्स, पक्षी वर्ग और मैमेली। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमें पढ़ने में आसानी हो, किसी भी वर्ग के बारे में जानने में आसानी हो, तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, ताकि उसके बारे में जानने में हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, तो जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है कि जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर हम क्या करते हैं, समूहों और उपसमूहों में बांट देते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वर्गीकरण किसी भी जीवधारी को पहचानने के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक है, वर्गीकरण के थ्रू हम उसको ईजीली क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दूसरा फिर कि प्रत्येक वर्ष सैकड़ों नए जीवों की खोज होती है। ठीक है, इनकी सही स्थिति के लिए वर्गीकरण प्रणाली क्या है, आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाणु के अध्ययन के लिए वर्गीकरण की एक निश्चित प्रणाली की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आर्कियोप्टेरिस जीवाश्म है, ठीक है, जब उसकी खोज हुई थी तो हमें तभी पता चला था कि जो क्या है सरीसृप वर्ग है उससे ही क्या हुआ होगा, पक्षी वर्ग का विकास हुआ। तो वर्गीकरण के थ्रू हम आसानी से जान सकते हैं कि किस वर्ग के बाद किस वर्ग का विकास रहा होगा, या कौन सा जीव किसके बाद क्या हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा। ठीक है, यह उत्विकासीय मार्ग को बनाने में सहायता करता है, यानी कि ये क्या है, जैव विकास को समझने में भी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा 9th में हमने सारे ग्रुप्स पढ़े थे, फोरिफेरा, स्लेंट्रेटा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा सारे पढ़े थे। तो उसमें क्या है कि हमको क्या लगता है
कि इन जीवों के बाद इन जीवों का विकास रहा होगा, तो हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जैव विकास में। तो इस समय वर्गीकरण की जो भावी संयोजी या छूटने वाली कड़ी है, ठीक है, अगर वो जोड़ने वाली कड़ी है तो भी पता चल जाएगा, और पीछे है तो उसका भी पता चल जाएगा। तो वर्गीकरण क्या है, इसलिए आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट है, यह अन्य स्थानों या देशों के जीवधारियों को जानने के लिए भी क्या है, अति आवश्यक है। या कहीं अन्य जीवाश्म मिला है तो उसको खोजने में भी, और उसको हम किस पर्टिकुलर ग्रुप में रखें, इसके लिए भी क्या है, आसानी से हम ज्ञात कर सकते, किसके द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट इसमें समूहों के लक्षणों की समानता के कारण समूहों को एक या दो जीवधारियों के अध्ययन द्वारा संपूर्ण समूह को जान लेना क्या है, आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका क्या है, इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में क्या आते हैं, आपके सारे ही उड़ने वाले जीव आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े। ठीक है, मच्छर भी आ जाते हैं, मक्खी भी आ जाती है, ठीक है, कॉकरोच भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर उस समूह के हम क्या है, कुछ लक्षणों को जान लेंगे तो हम उस जीवधारी के बारे में क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका वर्गीकरण के उद्देश्य और कार्य, कि इसके क्या हैं, फंक्शन भी क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण के द्वारा क्या होता है कि विभिन्न जातियों को पहचानना एवं उसका पूर्ण विवरण प्राप्त हम आसानी से कर सकते हैं। जब हम उसका वर्गीकरण करेंगे तभी तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, जान पाएंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें ज्ञात व अज्ञात दोनों जातियों को आसानी से पहचानने के लिए एक प्रणाली का विकास करना। ठीक, तो ज्ञात है यानी कि जो ज्ञात है तो वो तो ठीक ही है, कोई अगर अज्ञात छूट गया है, किसी का जीवाश्म मिल गया है हमें, तो उसको हम कहाँ पर रखें वर्गीकरण में, तो उसमें भी क्या होती है, आसानी होती है। और विभिन्न स्तरों के समान या संबंधित लक्षणों को दर्शाने में। ठीक है, तो लक्षणों के बाद अगर हमको लक्षणों की जानकारी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ग में आसानी से रख सकते हैं। जीवधारियों को उनके संबंधित लक्षणों के आधार पर जातियों को वंशागत समूह में व्यवस्थित करना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वर्गीकरण में कि वो जीव कहाँ पर क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और इससे क्या होता है, जीवधारियों के संबंधों का भी पता चलता है। ठीक है, बीच की जो कड़ियाँ हैं वो अगर जुड़ जाती हैं तो वो जैव विकास को भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं एट द लास्ट कि जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो क्या है आपका, वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी। ठीक, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के नियमों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आपको पहले बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकी के जन्मदाता कौन है, बताइए। वर्गीकी के जो हमारे जन्मदाता हैं वो कौन है, कैरोलस लिनियस है। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने ही क्या करा था, वर्गीकरण की शुरुआत करी थी। ठीक, तो उन्होंने क्या करा कि बायनोमल के द्वारा वर्गीकरण की शुरुआत की थी। टैक्सोनॉमी के पितामह भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे कि जो वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी पद्धति है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि जीवों के गुणों के आधार पर, ठीक है, और सिस्टमेटिक वे में क्या करती है, उनका अध्ययन करती है। तो इसको हम टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशन भी कह सकते हैं, और इसके लिए एक और शब्द होता है सिस्टमेटिक्स। ठीक है, सिस्टमेटिक्स क्या हुआ कि जीवों को नियमित क्रम में लगाना या एक क्रम में लगाना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक्स कहलाता है या टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो दोनों ही ये जो शब्द हैं वो क्या है, एक दूसरे के प्राय है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गीकी संवर्ग। ठीक है, वर्गीकी संवर्ग नेक्स्ट जो हमारा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकी संवर्ग। ठीक है, तो वर्गीकी संवर्ग में क्या होता है, कोई वर्गीकरण जो होता है वो एकल पद नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पदानुक्रम होते हैं। जैसे आपका आ जाएगा जगत, जगत मतलब वो जीव जगत का है या पादप जगत का है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका संघ आ जाएगा, फिर आपका गण आएगा, ठीक, कुल आएगा, वंश आएगा, फिर क्या आएगी आपकी जाति। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्गीकी संवर्ग है वो कितने चीज़ों से मिलकर बना है, जगत, संघ, गण, कुल, वंश और जाति।
ठीक है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, वर्गीकी समवर्ग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्गीकी समवर्ग है वो एकल पद नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, बहुत सारे पदानुक्रम होते हैं, जैसे कि जगत, संघ, गण, कुल, वंश आदि। ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, वर्गीक्रम पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो वर्गीकी पदानुक्रम की प्रत्येक इकाई को हम क्या करते हैं, समवर्ग या श्रेणी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। किसके बेस पे, कि जीव में जो भी गुण हैं, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए हमको उसकी समानता और असमानता के बारे में। हम जब जानकारी लेंगे तो ही हम उसको क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में पदानुक्रम में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे क्या आता है, जाति। ठीक है। जाति क्या हुई कि वर्गीकरण की क्या होती है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। सबसे छोटी इकाई कौन है, जाति। ठीक। वर्गीकरण जो पदानुक्रम है उसमें सबसे छोटी क्या है, जाति है। ठीक है। तो जाति में क्या होता है, जो जीव एक ही जाति से संबंधित रखते हैं। ठीक है। जैसे क्या है, अगर कुत्ते की जाति है तो क्या होगा, आपस में प्रजनन करके अपनी जाति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इसलिए क्या होगी, जाति होगी। किसी भी जीव के लिए क्या होता है, जब वो आपस में क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करके अपनी जाति को बढ़ाते रहते हैं, तो वो क्या हो गया, आपकी जाति। जो जाति जो संकल्पना है वो किसने दी थी, जॉन रे ने दी थी। ठीक है। फिर आता है आपका वंश। ठीक है। निकटवर्ती संबंधित जातियों का, ठीक है, निकटवर्ती व संबंधित जातियों को एक वंश में शामिल किया जाता है। ठीक है। निकटवर्ती संबंधित जातियों को एक वंश में शामिल किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया आपका बैंगन। ठीक है। बैंगन है, आलू है। ठीक। अलग अलग जातियां हैं, लेकिन जो इनका वंश है आपका वो क्या है, सोलेनम है। क्या है बच्चों, सोलेनम है। कहने का मतलब यह है कि जो वंश है उसमें कई जातियां हो सकती हैं, लेकिन जो जाति है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो निकटवर्ती संबंधित जातियों को हम क्या कह सकते हैं, एक वंश में शामिल कर सकते हैं। जैसे क्या है, बैंगन और आलू क्या है तो अलग अलग जातियाँ, लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं, एक वंश किसमें रख सकते हैं, सोलेनम में रख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे छोटी क्या हो गई, आपकी जाति होगी। उसके बाद क्या आ गया, आपका वंश आ गया। ठीक है। अब हम कुल की बात करते हैं। ठीक है। कुल क्या हुआ, देखिए, फैमिली, कि इसमें जिन वंशों में अधिक समानता होती है, ठीक है, वे वंश जिनमें अधिक समानता होती है उनको हम एक कुल में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी ऊपर हमने बात करी ना कि एक से अधिक जातियों को हम क्या कर सकते हैं, एक वंश में रख सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा वंश को हम एक कुल में रख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, सोलेनम, ठीक है, पिटोनिया है, धतूरा वंशों को, ठीक है, क्या क्या है, एक तो आ गया आपका सोलेनम, धतूरा, ये जो वंश हैं, ठीक है, ये दो अलग अलग वंश हैं। इन दो वंशों को हम क्या कर सकते हैं, एक कुल में रख सकते हैं। ठीक है। एक फैमिली में रख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद क्या आ सकता है कि इसमें जैसे एक और उदाहरण आता है आपका, ठीक, फैमिली वाले में एक और उदाहरण बताते हैं आपको कि जैसे आपका है पैंथरा, यानी कि जो टाइगर है, पैंथरा। ठीक है। और जो क्या है, बिल्ली, यानी कि फेलिस। ठीक है। जो फेलिस वंश है उनको किस में रख सकते हैं हम, फेलिडी फैमिली में रख सकते हैं। ठीक है। फेलिडी फैमिली में रख सकते हैं, यानी कि जो बिल्ली वाला जो वंश है और जो चीता शेरों का जो वंश है उसको हम एक फैमिली फेलिडी में रखते हैं, यानी कि ये सारे क्या हैं, कार्निवोर्स हैं। ठीक है। तो इनके लिए जो फैमिली होगी वो क्या होगी, आपकी फेलिडी होगी। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट हमारा आता है गण। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है गण। तो इसमें क्या होगा, आपस में कुछ समानता रखने वाले, ठीक है, विभिन्न कुलों के सदस्यों को एक गण में रखा जा सकता है। ठीक है। क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए कि आपस में कुछ समानता रखने वाले कुलों के सदस्यों को एक गण में रखा जा सकता है। ठीक है। जैसे फेलिडी, ठीक, अभी हमने पढ़ा था कैनिडी। फेलिडी मतलब जो बिल्ली चीते हैं उनका, और कैनिडी मतलब जिसमें कुत्ते वगैरह आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं मेनली। ठीक है। तो वो क्या है, एक जैसे हैं तो उनको हम, एक जैसे फैमिली हैं तो उनको हम किस में रखेंगे, एक गण में रख सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, शुरू से ही क्या हो रहा है, देखिए अगर एक जैसी जातियां हैं तो उनको एक वंश में रखेंगे, एक जैसे वंश हैं, एक से अधिक वंश एक जैसे तो मिलते जुलते हैं तो उनको हम किस में रखेंगे, कुल में रखेंगे। कुल में अगर समानता है तो उनको गण में रखेंगे। ठीक है। अब देखो आप आगे आ गया आपका वर्ग। ठीक है। वर्ग में क्या हो गया, देखिए आपस में संबंधित जो गण होते हैं, एक जैसे जो गण होते हैं उनको हम कहाँ रख देंगे, वर्ग में रख देंगे। जैसे कह रहा है रोडेंशिया, सिस्टेसिया, ठीक है, कार्निवोरा, काइरोप्टेरा, प्राइमेट्स। ठीक है। तो ये क्या है, इनके जो वर्ग हैं वो मिलते जुलते कैरेक्टर्स के हैं, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, जो गण हैं उनको हमने क्या बना दिया, वर्गों में रख दिए। ठीक है। और एट द लास्ट आपका क्या आता है, संघ। ठीक, संघ में क्या होता है कि आपस में संबंधित विभिन्न संघों वर्गों के समूह को, ठीक है, आपस में संबंधित विभिन्न वर्गों के समूह को हम क्या कह देते हैं, संघ कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था ना, जिसमें था कि मत्स्य वर्ग भी था, ठीक है, रेप्टेलिया भी था, पक्षी वर्ग भी था, स्तनधारी वर्ग भी था, तो उसको हमने किस संघ में रख दिया है, क्वाड्रेटा संघ में रख दिया है। ठीक है, पिक्चर दिखाती हूँ आपको मैं। हमने क्या कहा कि जब क्या हो रहा है, आपस में विभिन्न वर्ग क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, मतलब उनके लक्षण कुछ मिलते हैं। क्या इसमें क्या लक्षण है कि वर्टिब्रल कॉलम सब में पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हमने इन सबको क्या कर दिया है, एक संघ क्वाड्रेटा में रख दिया है। ठीक है, एक संघ क्वाड्रेटा में रख दिया है, समझ गए। तो यानी कि समान कुछ ना कुछ समानता अगर इनमें होती है तो उन सारे किसको, वर्गों को, ठीक है, इन सारे वर्गों को हम किस पे रख देते हैं, एक संघ में रख देते हैं। ठीक है। तो वर्ग क्या हो गया, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और मैमेलिया स्तनधारी वर्ग। सब में क्या है, कुछ ना कुछ समानता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है, तो इसका एक संघ हो गया आपका क्वाड्रेटा। यानी कि क्वाड्रेटा में क्या होगी, पीछे बैकबोन पाई जाएगी, तो इससे संबंधित जितने भी वर्ग होंगे उसको हम एक संघ में क्वाड्रेटा में रखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें जगत। ठीक है। तो जगत में क्या होगा, अगर वो क्या होगा, जंतु जगत के क्या होते हैं, जंतु जगत हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ना, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गए, जंतु जगत हो गए। और जिनके पास हरित लवक होगा, ठीक है, प्लांट्स होंगे, तो उनको हम किस में रखेंगे, संघ प्लांटी में रखेंगे। दो ही जगत होते हैं, एक तो क्या होता है आपका जंतु जगत होता है और एक दूसरा क्या होता है, पादप जगत होता है। ठीक है। तो जो जंतु होंगे वो जंतु जगत में आ जाएंगे, जो पादप होंगे तो वो पादप जगत में आ जाएंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पहले हमने क्या कहा कि जो वर्ग की संवर्ग है वो एकल पद नहीं है, बल्कि उसमें क्या क्या आ रहा है, जाति आती है, वंश आता है, ठीक है, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। ठीक है। तो यानी कि सबसे छोटी जो है वो जाति है, जातियों से मिलकर वंश बनते हैं, वंशों से मिलकर कुल बनते हैं, कुलों से मिलकर गण बनते हैं और गणों से मिलकर वर्ग बनते हैं और वर्ग आपस में मिलकर संघ बनाते हैं। और संघ में वो जिस जगत का होगा, अगर वो जंतु है तो उसको जंतु जगत में रख देंगे, अगर वो प्लांट होगा तो उसको प्लांटी में रख देंगे। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, वर्ग की संवर्ग। क्या कहलाता है, वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी संवर्ग। ठीक है बच्चों। तो वर्गीकी संवर्ग क्या हो गया कि ये एकल पद नहीं है, इसमें बहुत सारे पदों से मिलकर बना है, जैसे कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका वर्गक यानी कि टैक्सॉन। ठीक है। तो टैक्सॉन क्या हुआ, किसी भी श्रेणी या संवर्ग के प्रत्यक्ष जीव को, ठीक है, किसी भी संघ के प्रत्यक्ष जीव को, जैसे अगर मछली है, ठीक है, मछली है, कुत्ता है, कोई प्लांट है, तो अगर उसको हम अलग अलग देख रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक वर्गक कहेंगे। ठीक है, एक वर्गक कहेंगे यानी कि टैक्सॉन कहेंगे। ठीक है, टैक्सॉन कहेंगे। ठीक, समझ गए बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका, टैक्सॉन हो गया। तो ये क्या है कि जो वर्गीकी संवर्ग है उसमें तो क्या है, बहुत सारे पद हैं, लेकिन जो टैक्सॉन है वो क्या है कि प्रत्येक जो प्रत्यक्ष जीव है उसको ही हम क्या कहेंगे, वर्गक या टैक्सॉन कहेंगे।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।